Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of March 2019. तो 17 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव रिलीज द PDF फॉर फरवरी मंथ. तो फरवरी की PDF हमने रिलीज़ कर दी है एंड यू कैन गेट दैट PDF फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था क्या वो हिंदी में है या नहीं है. तो हिंदी में PDF नहीं है. PDF इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो आप ले सकते हैं. अगर आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो ही आप उसको लीजिएगा. इंग्लिश लैंग्वेज में ही है PDF पूरी. एंड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव PDF अलॉन्ग विद द एडिटोरियल्स एंड ऑल. तो सारे एडिटोरियल्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी इसमें है. तो ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों का ही काम करेगा. आपको कुछ अलग से दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में नीचे है. Let's start with the questions first. The first question is ivermectin, a drug tested in Burkina Faso, which could be an important new tool in the global fight against which of the following diseases. तो ivermectin एक ड्रग है जो कि बुर्किना फासो में टेस्ट की गई है. तो किस डिसीज के लिए है? ऑप्शंस आर वेस्ट नाइल फीवर, बी मलेरिया, सी ट्यूबरकुलोसिस या डी मंकी फीवर. Question number 2 is registration of political parties is governed by the provisions of which among the following sections of Representation of Peoples Act 1951. RPA 1951 के किस सेक्शन के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्न किया जाता है? ऑप्शन आर ए सेक्शन 18A, बी सेक्शन 21A, सी सेक्शन 9A या डी सेक्शन 29A. थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा. व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर के क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कर्व दीज चैलेंजेस. क्या क्या किया गया है, स्टेप्स क्या क्या किए गए हैं. तो दिस इज अ राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आप जरूर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. Now let's start with the news analysis part, friend. News analysis start करते हैं. The first news is patient India to work with China on Azhar. तो मसूद अजहर में आपको पता है कि चाइना जो है बार बार अड़ंगा लगाता है, उसको सैंक्शंस नहीं लगाने दे रहे हैं. दे आर नॉट डिक्लेयरिंग हिम एज द ग्लोबल टेररिस्ट. तो इसके ऊपर फिर से इंडिया ने पेशेंट एक रवैया दिखाया एंड दे आर सेइंग दैट वी विल बी हैविंग टॉक्स विद चाइना. हम चाइना के साथ बात करेंगे, उनके साथ काम करेंगे इन ऑर्डर टू सक्सीड ऑन आर एफर्ट्स. ओके, तो एक थोड़ा बता देता हूँ 1267 कमेटी के बारे में. व्हाट इज 1267 कमेटी? तो बेसिकली 1267 कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा बनाई गई है. इट इज़ UNSC 1267 कमेटी इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और UNSC के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, है ना. 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि रोटेशन बेसिस पे होते हैं, लेकिन 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं. वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. ओके, याद रखिएगा ये 5 मेंबर्स के नाम याद रखिएगा. USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना इनको बोला जाता है. USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब आ जाते हैं UNSC 1267 कमेटी के बारे में. तो ये याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी. ओके, तो अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है इसको. 1267 कमेटी को अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शंस मेजर्स इम्पोज्ड ऑन तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट ऑफ उसामा बिन लादेन. तो उसामा बिन लादेन को जब तालिबान सपोर्ट कर रहा था उस समय इसके ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी इन ऑर्डर टू हैव मॉनिटरिंग और सुपरविजन. उसके ऊपर एक सर्वेलेंस करने के लिए बनाई गई थी, बेसिकली कि मॉनिटरिंग करने के लिए बनाई गई थी क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जो सैंक्शंस लगाए गए हैं. सैंक्शंस मतलब किस तरीके से, देखो मैं आगे बताता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो जाती है एंड इफ इट कम्स अंडर दिस 1267 कमेटी, देन क्या होता है बेसिकली, इट हेल्प्स इन रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट, it helps in restricting their financial penalties, restricting their finances and उनके ऊपर financial penalties लगाते हैं and it freezes their assets. ओके, तो उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, उनके फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को फ्रीज कर दिया जाता है, उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. एंड दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आपको, ये की जाती हैं व्हेन सम ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्लूडेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस 1267 कमेटी. ओके, तो ये अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी है बेसिकली, याद रखिएगा. और UNSC का मैंने आपको बता दिया कि ये जो कमेटी है दैट कंप्राइजेज ऑल 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. 10 जो मैंने बताया नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5
P5 मेंबर्स हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि 15 मेंबर्स हैं, याद रखिए, जिनमें से 5 परमानेंट हैं एंड 10 नॉन परमानेंट है, जो कि रोटेशन बेसिस पे बनते हैं। एंड जो 15 के 15 मेंबर जब कंसेंसस में रहेंगे तभी किसी को ऐड किया जाता है। इसीलिए इंडिया जो है चाइना को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज़ मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित करवाइए और उसके एसेट्स को जो है वो फ्रीज करवाइए, उसके जो ट्रेवल्स हैं उनके ऊपर बैन लगाइए, उनको पकड़िए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली मसूद अजहर को पकड़ने के लिए सारी मुहिम चालू की गई है एंड आई एम होपफुल दैट चाइना भी इसके लिए सपोर्ट करेगा आगे। अब इंडिया कीप्स खालिस्तान थ्रेट ऑफ द करतारपुर टॉक्स। बेसिकली खालिस्तान का मूवमेंट आपको पता है पंजाब में ओरिजिनेट हुआ था ये सारी चीज़ें, और एक सेपरेट डिमांड की जा रही थी खालिस्तान की। अब करतारपुर कॉरिडोर के बाद ऐसा लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान विल यूज़ दिस एज टू इग्नाइट द खालिस्तानी मूवमेंट अगेन, और पाकिस्तान यूज़ कर सकता है इसमें खालिस्तानी मूवमेंट को इग्नाइट करने के लिए, बट इंडिया इज़ कीपिंग खालिस्तान थ्रेट ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर। ओके, तो याद रखिएगा करतारपुर कॉरिडोर लिंक करेगा गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब विद द करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब। एंड गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जो था वो 1522 में बनाया गया था बाय गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे फाउंडर ऑफ सिखिज्म भी आप बोल सकते हैं, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। एंड गुरु नानक देव ने काफ़ी समय करतारपुर साहिब में बताया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर के बैंक्स में है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं। शोपियन नाम आया था ना, शोपियन याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर में, एंड इट्स वेरी फेमस फॉर एप्पल्स। ओके, तो एप्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है शोपियन, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो। नाउ फूड फॉर थॉट कॉन्क्लेव। ओके, फूड फॉर थॉट कॉन्क्लेव। सो दिस वॉज न्यू दिल्ली में एक कॉन्क्लेव हुआ, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन फूड। याद रखिएगा इट वॉज द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन फूड एंड इट एम्ड टू स्ट्रेंथन द कन्वर्जेशन अराउंड फूड, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। तो फूड, हेल्थ और एनवायरनमेंट किस तरीके से कनेक्टेड है उसके ऊपर ये पूरा एक दिन का इवेंट था जो कि किया गया, नेशनल फूड फॉर थॉट कॉन्क्लेव, फूड फॉर थॉट कॉन्क्लेव। ओके, याद रखेगा। द एजेंडा बिहाइंड दिस वॉज टू प्रमोट गुड फूड एंड डिस्करेज द बैड फूड। याद रखेगा, गुड फूड को प्रमोट करना था और बैड फूड को बिल्कुल डिस्करेज करना था। नाउ रेड फूड क्या होता है, रेड फूड कैटेगरी क्या है? बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पैकेज्ड फूड इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए, जैसे कि कितना फैट होना चाहिए, कितना सोडियम होना चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए। नाउ सपोज सम फूड आइटम इज देयर जो कि उन सारी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। सपोज सम फूड आइटम इज देयर जो कि फैट की लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, सोडियम की लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, शुगर की लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो उसको मिलेगी एक रेड मार्किंग, दैट विल गेट अ रेड मार्किंग। ओके, सो दैट इज द रेड फूड कैटेगरी की अगर आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को एक्सीड करते हो, सोडियम की या शुगर की या फैट्स की, फैट्स में दोनों ट्रांस एंड सैचुरेटेड दोनों, ट्रांस फैट तो वैसे भी खराब होता है, आप सबको होता है इट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। तो अगर वो क्रॉस करता है इन सब लिमिटेशन थ्रेशोल्ड लिमिट्स को, तो वो आएगा रेड फूड कैटेगरी में। नाउ एट प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं लेबलिंग में, उसके बारे में बात की जाती है। तो लेबलिंग में भी एट प्रेजेंट मैंडेटरी चीज़ें हैं, एनर्जी इन KCAL अलॉन्ग विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट विद शुगर एंड फैट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एंड इन्फॉर्मेशन इज मेंशन्ड एज पर 100 ग्राम और 100 ml। ओके, लेकिन एक चीज़ है कि सॉल्ट और सोडियम इन्फॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी। सॉल्ट और सोडियम इन्फॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी डिस्पाइट द नॉलेज दैट हाई अनरीजनेबल अमाउंट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। जो हाई अमाउंट अगर हो जाएगा सोडियम का या सॉल्ट का, दैट इज इन इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। पर फिर भी सोडियम और सॉल्ट का इन्फॉर्मेशन जो है अभी मैंडेटरी नहीं है, तो उसको भी मैंडेटरी करने की जरूरत है। एंड एग्जेम्पशंस ऑफ स्मॉल पैक्स फ्रॉम लेबलिंग, जो स्मॉल पैक्स होते हैं इनको लेबलिंग से एग्जेम्पशंस किए जाते हैं, तो दैट इज अनदर गैप ऑफ, ये भी एक गैप है इन द हेल्थ केयर। तो ये भी अपने आप में एक गैप है हेल्थ और फूड को लेने के बीच में अगर हम देखें तो दैट इज़ द थिंग। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर बात की गई एंड दिस वाज फूड फॉर थॉट कॉन्क्लेव, याद रखेगा। ओके, तो फूड फॉर थॉट कॉन्क्लेव। तो आगे की तरफ मूव करते हैं। दिस इज संडे है आज। वैसे 2 पेपर आते हैं पर आज की मैगजीन में ज़्यादा कुछ आया नहीं था, हम फिर भी 1-2 न्यूज़ थी तो हम देख लेंगे ना। यहाँ पे आपको एक नदी का नाम दिख रहा होगा, हिंडन रिवर। दिस इज द नेम विच यू कैन सी, हिंडन रिवर। तो हिंडन के बारे में बिना बताए तो नहीं छोड़ना चाहिए अपने को। तो ओरिजिनली हिंडन वाज नोन एज हरनांदी। ओके, याद रखिएगा हरनांदी।
हरनान नदी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या नाम ऐसे याद रखिएगा, हरनांदी बोलते हैं वैसे, हरना नदी भी आप बोल सकते हैं। सो इट वॉज नोन एज हरनांदी या हरना नदी ओरिजिनली, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सहारनपुर इन यूपी। ओके, सहारनपुर यूपी में ये ओरिजिनेट होती है, एंड इट्स अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। याद रखिएगा हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो हिंडन रिवर इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, भूलिए बस मत। ओके, दैट इज द थिंग विच यू कैन नॉट डू। Now NGT डायरेक्ट CPCB टू प्रिपेयर नॉइज पोल्यूशन मैप्स। तो NGT ने रिक्वेस्ट की है CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टू प्रिपेयर द नॉइज पोल्यूशन मैप्स। ओके, नॉइज पोल्यूशन मैप्स करिए, आप बनाइए, एंड रेमीडियल एक्शन प्लान बनाइए ताकि जो नॉइस पोल्यूशन है उसके इशू को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो दिस इज व्हाट एनजीटी हैज टोल्ड CPCB। एनजीटी के बारे में आप सबको पता है, एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू बनी थी। एनजीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि 2010 के एक्ट के थ्रू बनी थी, और 6 महीने के अंदर सारे केसेस को डिस्पोज करने के लिए, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं, जो कि इन्वायरमेंट हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बनाया गया है इसको। एंड ये दे आर नॉट बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, and they follow the principles of natural justice. India is the third country to have a mechanism of NGT after Australia and New Zealand. ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अब CPCB के बारे में बताया मैंने आपको, इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इस्टेब्लिश हुई थी 1974 के वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत। 1974 का एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और इसके बाद एक और एक्ट मैंने बताया था जो इसमें नहीं लिखा है कि ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत भी आता है, मतलब उसको भी ये इंक्लूड करता है। अब तो याद रखिएगा वाटर वाला एक्ट कब आया था, 1974 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था, 1981 में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चलो ये इतना ही छोड़ो, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। क्या और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एड्स हैं, इनको छोड़ सकते हैं अपन, एड्स को तो छोड़ना ही चाहिए। वायलेटिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आई कैन स्टॉप देम, गो रिपोर्ट ऑन सी विजिल। सी विजिल में आपको रिपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है सी विजिल क्या है, तो सी विजिल इज अ फास्ट ट्रैक इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट रिसेप्शन एंड रिड्रेसल मोबाइल ऐप। ओके, तो कल शायद मैंने आपको ऑब्जर्वर ऐप में ये ऑप्शन दिया था, तो वो बेसिकली सी विजिल का ऑप्शन था। ओके, तो सी विजिल इज द फास्ट ट्रैक इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट रिसेप्शन एंड रिड्रेसल मोबाइल ऐप। ओके, तो कंप्लेंट रिसेप्शन, कंप्लेंट आप डाल सकते हैं, रिड्रेसल मोबाइल ऐप कौन सा है, सी विजिल है, याद रखेगा। यू कैन रिपोर्ट द इंसिडेंट्स ऑफ मिसकंडक्ट विद इन मिनट्स ऑफ हैविंग विटनेस देम। आप उसमें सी विजिल में डाल सकते हैं। ओके, अगर आपको सी विजिल में जाना है तो क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अनएथिकल प्रैक्टिस, इंसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल मिसकंडक्ट, एक्सपेंडिचर वायलेशंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ये सारा आप सी विजिल में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी हो गई। वोटर हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा 1950 है, इलेक्शन कमीशन ने दिया 1950 इज द वोटर हेल्पलाइन नंबर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क का नाम आया तो आपको बताना है कहाँ पर है, मैं बता देता हूँ, कर्नाटका में, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पंपा रिवर का नाम दिख रहा है आपको, पंपा रिवर। पंपा रिवर के बारे में बता देता हूँ। पंपा रिवर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला आफ्टर पेरियार एंड भरतपुजा। ओके, तो पेरियार सबसे बड़ी है केरला की नदी, फिर उसके बाद आती है भरतपुजा, उसके बाद आता है पंपा रिवर। एंड पंपा रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण भागीरथी। ओके, पंपा इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण भागीरथी। एंड सबरीमाला टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पंपा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबरीमाला का जो श्राइन है दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पंपा। यहाँ पे आपको खाजागुड़ा रॉक हेरिटेज दिख रहा होगा, खाजागुड़ा रॉक हेरिटेज। नाउ इट इज टर्निंग टू डस्ट बिकॉज ऑफ इलीगल क्वेरिंग हो रही है, जिसके कारण ये जो हेरिटेज है खाजागुड़ा का दैट इज टर्निंग इनटू डस्ट। अब इसकी लोकेशन याद रखिएगा कि खाजागुड़ा रॉक हेरिटेज इज बेसिकली लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट। ओके, लोकेटेड इन तेलंगाना, हैदराबाद जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है ये। खाजागुड़ा रॉक हेरिटेज है क्या, इट्स अ हैदराबाद जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। एंड ये किस स्टेट में आएगा, तेलंगाना में आएगा बेसिकली, तो खाजागुड़ा याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फकरुद्दीन बाबा गुट्टा और मेहर बाबाज केव। ओके, फकरुद्दीन बाबा गुट्टा और मेहर बाबाज केव भी कहा जाता है इसको, खाजागुड़ा रॉक हेरिटेज को। इलीगल क्वेरिंग के कारण डस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, सारी चीज़ें याद रखिएगा, तेलंगाना में है।
Now UNSC meet dilutes India's plan to phase out single use plastics. Okay, तो UN का सॉरी UNSC मैंने बोल दिया, UN meet, United Nations meet dilutes Indian plans to phase out single use plastics. Okay, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बेसिकली यहाँ पे वो है सिंगल यूज प्लास्टिक्स. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपन आपको सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में ना बताएं. तो व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट. सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स. याद रखिएगा सिंगल यूज प्लास्टिक पहले तो नाम से ही क्लियर है, डिस्पोजेबल, एक बार यूज किया जाता है. सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स हैं विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर पैकेजिंग and include items intended to be used only once before they are thrown away or recycled. Okay, तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम है जो कि कॉमनली पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं या ऐसे आइटम्स इंक्लूड करते हैं जिनको केवल एक बार यूज़ किया जाता है बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड. या तो उनको फेंक दिया जाता है या फिर उनको रिसाइकल किया जाता है. तो इसको फेज आउट करने के लिए जो ग्लोबल प्लान्स है वो 2025 के हैं. याद रखिएगा, मेरा बहुत क्लियर चीज़ बता रहा हूँ, बहुत क्लियर डिफरेंशिएट कर रखिएगा कि जो ग्लोबल प्लान्स थे अभी तक वो थे 2025 के ग्लोबल प्लान्स. अब देखो बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन इंडिया का लोकल प्लान था 2022 का. आगे मैं आपको दिखाऊंगा. तो मेनी स्टेट्स, देखो ये छोड़ते हैं, फिर आगे पहले ही बताता हूँ. जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे समिट हुआ था 2018 का 5 जून आपको पता है इट्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. 5 जून इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. वहाँ पे समिट हुआ. ओके, बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन उसकी थीम रखी गई थी. क्या थीम थी? बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन. वहाँ पे हर्षवर्धन जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि इंडिया ने प्लेज किया है टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय 2022. तो हमारे इंडिया के जो प्लान्स थे वो 2022 के थे, क्योंकि जो ग्लोबल प्लान्स थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय, ये 2025 तक ये ग्लोबली इंडिया ने ये रेजोल्यूशन लिया था. ग्लोबल के लिए भी इंडिया ने रेजोल्यूशन लिया था 2025 का, और खुद के लिए इंडिया ने बोला था कि हम 2022 तक में ही कर लेंगे. तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा. ग्लोबली हमने जो रेजोल्यूशन लिया था वो 2025 तक का लिया था, और इंडिया के लिए खुद के लिए जो हमने रेजोल्यूशन लिया था वो 2022 तक लिया था. मतलब कि वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में 2025 तक हो जाना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, और इंडिया में 2022 तक हो जाएगा. तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यार ऊपर 2025 लिखा है, नीचे 2022 क्यों लिखा है ना. तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का है, जैसा मैंने बताया, तो अपन को वो ध्यान रखना है. ओके, अब मैंने कहा कि जैसे ही इंडिया ने रेजोल्यूशन लिया अपने लिए कि हम 2022 तक ही इसको बैन कर देंगे, उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने बैन कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को. जैसे कि महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट टू डू दिस. महाराष्ट्र पहला था, उसका तेलंगाना था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश था, 4th नंबर पे तमिलनाडु था. तो महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बैन द सिंगल यूज प्लास्टिक, याद रखिएगा. एंड उसके बाद तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, या देन ये फाइनली तमिलनाडु, 4 स्टेट्स थे पहले. तो याद रखिएगा. तो इंडिया ने खुद के लिए 2022 टारगेट रखा था, और ग्लोबल जो टारगेट दिया था वो 2025 का दिया था. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अभी जो यूनाइटेड नेशंस की मीट हुई नायरोबी में, वहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसको थोड़ा आगे कर दिया गया है. बाय 2030 जो रिडक्शन है वो 2030 तक कर दिया गया है. एंड ये केवल रिडक्शन की बात कर रहे हैं 2030 तक, वो भी एलिमिनेट नहीं, प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं. तो ये भी एक इशू है जो कि इंडिया ने जो टारगेट रखे थे उसको किस तरीके से ये यूएन वाले ना आगे कर देते हैं. मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं करते ज़्यादा. क्वाइटर ग्रीनर होमेज टू बेलूर सेंट. अब श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जो हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का, आप बोल सकते हैं, वो रामकृष्ण मठ हेडक्वार्टर जो है वो बेलूर में है. ये कोलकाता में है. बेलूर मठ जो है वो कोलकाता में. तो याद रखिएगा बेलूर मठ कहाँ पर है? कोलकाता में है. अब बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी थी रामकृष्ण जी की, जिसमें पहले काफ़ी पटाखे और ये सब फोड़े जाते थे, फायर क्रैकर्स किए जाते थे. बट इस बार डिसाइड किया है रामकृष्ण परमहंस पूरी जो कमेटी है उसने डिसाइड किया दैट देयर विल नॉट बी एनी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, फायर क्रैकर्स और ये सब नहीं होगा, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिले. दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय देम. बहुत अच्छा स्टेप है. और याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ. जो बेलूर मठ है रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण मठ जो है बेलूर में जो लोकेटेड है वो कोलकाता में है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रामकृष्ण मठ कहाँ लोकेटेड है? बेलूर में. और रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट हुआ था बता देता हूँ, 1897 में. तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब हुआ था स्टार्ट. तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद ने, और कब किया था? 1897 में स्टार्ट किया था. दैट इज़ अ फैक्ट. एंड बेलूर का जो ये रामकृष्ण मठ है ये किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली रिवर के किनारे है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और छाऊ डांस के बारे में बताया गया इसमें. छाऊ क्या है? इट इज़ अ मास्क्ड डांस. डांस फॉर्म है, मास्क्ड डांस फॉर्म है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट. तो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में होता है ये. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए.
द एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो APAI है, एयर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बोला है कि प्लीज प्रिवेंट द एयरलाइंस फ्रॉम कैरिंग आउट फॉरवर्ड बुकिंग्स। जो एयरलाइंस है फॉरवर्ड बुकिंग कर लेती हैं, 6 महीने से ज़्यादा के टाइम पीरियड की एडवांस बुकिंग कर लेती हैं, उनको आप प्लीज़ बंद करिए। दैट दिस इज़ द थिंग। जैसे अभी बोइंग 737 मैक्स 8 को ग्राउंड कर दिया गया है क्योंकि क्रैश हुए थे बहुत ज़्यादा, तो बोइंग 737 मैक्स 8 फ्लीट को ग्राउंडिंग कर दी गई है। इसके पहले जैसे स्पाइस जेट, इसके पहले जैसे किंगफिशर, ये सब किंगफिशर का धंधा जब चौपट हुआ तो इन लोगों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, एक साल की बुकिंग कर लेते थे। तो APAI का यही कहना है, जो एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका यही कहना है कि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जिनका पैसा डूब जाता है, ओके, एंड इसलिए जो 6 महीने से ज़्यादा की बुकिंग है वो नहीं करनी चाहिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बोला गया है। अब याद रखिएगा जो कंट्री का एविएशन रेगुलेटर है वो है DGCA, इंडियाज एविएशन रेगुलेटर इज DGCA, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। याद रखिएगा इन्वेस्टिगेट्स द एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, और एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर है। इसीलिए अभी जो बोइंग 777 को किया गया है, याद रखिएगा बोइंग 777 उसको जो शट डाउन किया गया है वो भी इसी के ऑर्डर के बाद किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ओके। जो 737 मैक्स 8 बोइंग का 737 मैक्स 8 का फ्लीट ग्राउंड किया गया है उसको यही इसी ने किया है। तो ये रेगुलेटर है DGCA, तो इसके बारे में भी याद ज़रूर रखिएगा ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की तरफ मूव करते हैं। EC सेट्स प्री पोल डेडलाइन फॉर मैनिफेस्टोज। जो याद रखिएगा कि जो मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट है वो पार्टीज 48 घंटे पहले रिलीज नहीं कर सकती। ये तो आपको पता होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ तौर पे है कि आपको सारी एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन रिलेटेड रहती है और जो पैम्फलेट्स और मैनिफेस्टोज होते हैं वो आपको इलेक्शन जो डेट होती है उसके 48 घंटे यानी 2 दिन पहले से आपको बंद कर देना पड़ेगा। 48 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन होता है, और अगर मल्टीपल फेजेस में है तो वो जैसे जैसे अलग अलग फेज स्टार्ट होंगे हर फेज के 48 आवर्स के पहले वो बंद रहेगा आपका, याद रखेगा। एंड जो सिंगल फेज इलेक्शंस होते हैं, मैनिफेस्टो शैल नॉट बी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोहिबिटरी पीरियड। जो 48 घंटे का प्रोहिबिटरी पीरियड है उसमें आप रिलीज नहीं कर सकते, एंड दिस इज एज पर सेक्शन 126 ऑफ द RPA, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126 के अंतर्गत ये 48 आवर वाली रिस्ट्रिक्शन है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ हम मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। हाउदी रेबल्स किस कंट्री में आते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे ना। हाउदी रेबल्स याद रखिएगा यमन में आते हैं, वहाँ पे सऊदी अरेबिया और के बीच में और यमन के बीच में जब वॉर चल रहा है तो हाउदी रेबल्स के कारण बेसिकली हो रहा है, तो याद रखिएगा। येलो वेस्ट मूवमेंट क्या है, बेसिकली येलो वेस्ट मूवमेंट जो है इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस ग्रास रूट रेबेलियन ओवर द स्ट्रगल मेनी फेस इन फ्रांस टू मेक एंड्स मीट ड्यू टू हाई लिविंग कॉस्ट इन फ्रांस, ओके। तो लिविंग कॉस्ट बढ़ गई थी, पेट्रोल डीजल के प्राइस थोड़ा बढ़ा दिए गए थे, वहाँ पे खाने का प्राइस बढ़ गया, तो येलो वेस्ट मूवमेंट उसी के अगेंस्ट था। बेसिकली याद रखिएगा येलो वेस्ट मूवमेंट कौन सी कंट्री में हुआ, फ्रांस में हुआ। अगर कोई पूछे क्या रीज़न था, तो प्राइस बढ़ाने के कारण वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो इंक्रीज हो गई थी, बिकॉज ऑफ दैट दिस येलो वेस्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन फ्रांस। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। RBI says there is no change in stance on February 12 circular, okay, circular sorry, so बेसिकली RBI ने एक सर्कुलर रिलीज किया है 12 फरवरी को, जिसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द फ्रेमवर्क ऑन रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ओके। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए है वो सर्कुलर, बता देता हूँ। पहला पॉइंट जो सर्कुलर का है वो ये है कि दैट अ बैंक क्लासीफाई लोन एज स्ट्रेस्ड इफ देयर वॉज इवन अ सिंगल डेज डिफॉल्ट, ओके। अगर एक दिन का भी डिफॉल्ट होता है किसी लोन में तो उसको स्ट्रेस्ड एसेट में डाल देना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड उन्होंने ये दिया है दैट ऑल द लोन अकाउंट्स वर्थ मोर देन 2000 करोड़ should be referred to NCLT, National Company Law Tribunal. All the loans accounting more than 2000 crore will be sent to directly National Company Law Tribunal if they failed to resolve the issue within 180 days of default. Okay, याद रखेगा 180 दिनों तक अगर बैंक ने कुछ नहीं किया 2000 करोड़ तक के लोन्स का, तो सीधे उनको NCLT में डाल देना है। देन एक और पॉइंट सर्कुलर में ये था दैट ऑल द प्रीवियस रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म्स विल बी विदड्रॉन, ओके। ऑल द प्रीवियस लोन रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म्स आर विदड्रॉन बाय दिस सर्कुलर, ओके। तो ये याद रखेगा, RBI ने बोला है कि ठीक है अभी ये सर्कुलर जो है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
सेबी स्लैब्स 10 करोड़ फाइन ऑन सिबली इंडस्ट्रीज। ओके, अब यहाँ पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का नाम आया था, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में बता देता हूँ। इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत लोग आप में से इकोनॉमी में इतने स्ट्रांग है भी नहीं, इकोनॉमी में कोई स्ट्रांग नहीं होता है, देखो। ओके, तो इकोनॉमी अपने आप में बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे अपन एक एक करके सीखते जाएंगे। तो GDR क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब देखो, पहले पढ़ूंगा उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच कंपनी लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री इशूज वन और मोर ऑफ इट्स शेयर और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री। ओके, अब सपोज कोई कंपनी है जो कि इंडिया में है। ओके, इंडिया में है। अब सपोज इंडिया की कोई कंपनी बाहर किसी दूसरे बैंक की हेल्प से, मतलब सपोज इंडिया की कंपनी अमेरिका में उसी कंपनी का शेयर या कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करे और वहाँ के लोग उस बॉन्ड को अगर खरीद पाएँ, उसकी रिसीट को ले पाएँ, तो दैट विल बी नोन एज द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। एग्जाम्पल, इंडिया में कोई कंपनी एक्स लोकेटेड है, दैट कंपनी इज लोकेटेड इन द डोमेस्टिक कंट्री। ओके, डोमेस्टिक कंट्री इंडिया है, यहाँ पे कोई कंपनी एक्स लोकेटेड है। नाउ सपोज दिस कंपनी एक्स इट रिलीजेस सम ऑफ इट्स शेयर्स और कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। Suppose this company X releases some of its shares or convertible bonds outside this domestic country, मतलब इंडिया के बाहर ये चीज वो रिलीज करें, मतलब शेयर्स सपोज वो अमेरिका में रिलीज करें और अमेरिका का कोई बैंक है जो कि हमारी मदद करेगा ऐसा करने में। अब आप ये पूछ सकते हैं ना कि डोमेस्टिक कंट्री के शेयर्स बाहर कंट्री में कैसे रिलीज होंगे, तो वो कब रिलीज होंगे, जब बाहर कंट्री का कोई बैंक है वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में आएगा और वो बैंक जो है वो हेल्प करेगा इन इशूइंग ऑफ दो शेयर्स। ओके, तो अब समझ में आया होगा आपको कि हमारी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री है, यहाँ पे कोई कंपनी एक्स है। नाउ सपोज दिस कंपनी एक्स रिलीजेस इट्स शेयर्स और बॉन्ड्स और सम इंस्ट्रूमेंट्स आउटसाइड अवर डोमेस्टिक कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडिया के बाहर कोई कंट्री में अगर वो रिलीज करते हैं ऐसे चीजों को, और कैसे रिलीज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन बैंक्स, मतलब बाहर की कंट्री के बैंक्स की मदद से वो शेयर्स रिलीज करेंगे। तो उन शेयर्स को खरीदने के बदले में वो एक रिसीट देते हैं, वो जो बैंक्स वाले हैं उनसे पैसा लेंगे और उनको एक रिसीट देंगे कि ठीक है आपने इस कंपनी का जो कि इंडिया में लोकेटेड है उसका ये शेयर आपने ले लिया, उनको एक रिसीट मिलेगी और जो रिसीट उनको मिलेगी वही कहलाती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। दैट रिसीट इज नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द वे टू टैप द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में आप अपनी पहचान छोड़ सकते हो बाय यूजिंग दिस GDR, याद रखिएगा। सेबी के बारे में आप सबको पता है 12 अप्रैल 1988 में बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे, लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई थी बाय 4 अप्रैल 1992। उसमें सेबी बोर्ड एक्ट है, सेबी एक्ट है, उसके थ्रू इसको पावर दे दी गई थी। रेगुलेटरी है बेसिकली, ये भी बॉडी एक रेगुलेटरी बॉडी है। इट्स अ क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कंडक्ट इंक्वायरीज एंड पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनाल्टीज। तो ये सारे काम ये सेबी कर सकती है। ओके, GDR याद रखिएगा, मैंने बहुत सिंपल समझाने का कोशिश किया है, वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इतना अगर आपको समझ में आ गया कि एक डोमेस्टिक कंट्री है, वहाँ पे एक कंपनी एक्स है, वो अपने शेयर्स को या बॉन्ड्स को सपोज किसी दूसरी कंट्री में रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ देयर बैंक्स, तो वो बैंक जब उसके शेयर्स को बेचेगा तो एक रिसीट देगा खरीदने वाले को और वो रिसीट कहलाएगी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सिंपल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, दिस इज रिगार्डिंग द 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये इसमें 1980 की एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लास कमेटी। ओके, 1980 सेकंड बैकवर्ड क्लास कमेटी, जिसको हेड किया था किसने, BP मंडल ने, जिसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने रिकमेंड किया था 27% रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरीज एंड 22.5% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, फिर 1990 में नोटिफिकेशन आया जिसमें कि 27% फॉर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसा हुआ। ओके, फिर उसी साल 1991 में 10% रिजर्वेशन आया था इकोनॉमिकली वीक बैकवर्ड सेक्शन के लिए। 10% रिजर्वेशन पहले आया था, लेकिन 6-3 की मेजॉरिटी से एक जजमेंट दिया गया था, 9 जज बेंच बैठी थी जिसने इसने कहा कि ठीक है 27% कोटा तो माना गया, उसमें मंडल कमीशन में 27% कोटा को तो मान लिया गया, लेकिन 10% कोटा को उसने स्ट्रक डाउन कर दिया था। 10% कोटा वॉज स्ट्रक डाउन बाय दैट। ओके,
और उसने कहा था कि जो बैकवर्ड क्लास है दैट कैन नॉट बी सोली डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब केवल इकोनॉमी को बेसिस बना के या पैसे को बेसिस बना के आप किसी को बैकवर्ड नहीं घोषित कर सकते। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन दैट 6-3 जजमेंट। ओके, याद रखिएगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन भी नहीं हो सकता, 50% को रिजर्वेशन क्रॉस नहीं कर सकता unless a special case was made out for extraordinary situations and peculiar conditions to relax the rules। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अभी जो 10% रिजर्वेशन आया है उसके कारण जो कोटा है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गया है। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो कि अ जेल टू सेलेक्टिवली रिमूव ऑयल और वाटर। अब बेसिकली एक नेचुरल बायोपॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं चिटोसन। ओके, काइटोसन या चिटोसन आप दोनों बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो बोलने में मजा आए, बस स्पेलिंग याद रखना। तो नेचुरल बायोपॉलीमर है काइटोसन या चिटोसन। इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिटिन शेल्स सच एज श्रिम्प्स। ओके, तो श्रिम्प की सेल्स से मिलता है, ये शेल से मिलता है जिसको चिटिन बोलते हैं, वहाँ से मिलता है चिटोसन या काइटोसन। और इट्स अ पॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। इट्स अ नेचुरल बायोपॉलीमर, इट्स अ काइंड ऑफ बायोसेकेराइड, बोथ या नन, ऐसा दे सकता है। पॉलीसेकेराइड। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। काइटोसन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट बोलेगा इट्स अ नेचुरल बायोपॉलीमर, सेकंड स्टेटमेंट विल से इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, थर्ड बोलेगा बोथ, डी बोलेगा नन। तो आपको याद रखना कि दोनों है ये, इट्स अ नेचुरल बायोपॉलीमर, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड एज वेल एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिटिन शेल्स सच एज श्रिम्प्स। ओके, याद रखिएगा। अब देखो ये काइटोसन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन अभी बेसिकली आईआईटी जो गुवाहाटी है वहाँ के बच्चों ने इसको सेलेक्टिवली मॉडिफाई कर दिया है टू रिमूव आइदर ऑयल और वाटर। ओके, तो ऑयल वाटर मिक्सचर को याद रखिएगा, ऑयल वाटर मिक्सचर को रिमूव करने के लिए, यानी कि वहाँ को सेपरेट करने के लिए उन दोनों को काइटोसन का यूज़ किया जा रहा है। दिस इज व्हाट आईआईटी गुवाहाटी स्टूडेंट्स हैव डन। ओके, तो वो ऑयल स्पिल्स अगर सपोज हो जाता है, ऑयल स्पिल को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर पानी के ऊपर जैसे बहुत सारी नदियाँ जो है वो जो ओशियन रूट्स हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल्स। कभी कभी ऑयल कंटेनर्स फूट जाते हैं, उसका ऑयल गिर जाता है, तो उनको सेलेक्टिवली रिमूव करने के लिए काइटोसन का यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज द थिंग, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच वॉज देयर। ओके, काइटोसन इज बेसिकली a natural substance extracted from the waste shells of crabs and shrimps। ओके, तो क्रैब्स आपको पता है क्या होते हैं, ओके, हिंदी में, एंड श्रिम्प्स भी आपको पता होना चाहिए। तो काइटोसन जो एक नेचुरल सब्सटेंस है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज शेल्स। ओके, याद रखिएगा। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं। सोलार सुनामी कैन ट्रिगर द सनस्पॉट साइकिल। अब बेसिकली दिस इज द थिंग, सोलार सुनामी कैन ट्रिगर द सनस्पॉट साइकिल। अब एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है सोलार डायनामो। ओके, सोलार डायनामो क्या है? बेसिकली इट्स अ नेचुरली अकरिंग जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सन। ओके, सोलार डायनामो क्या है? नेचुरली अकरिंग जनरेटर है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फील्ड्स को सन में। ओके, इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सन एंड इट इज लिंक्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ सनस्पॉट। अब सनस्पॉट क्या होता है पहले वो बता दो तो आपको समझ में आएगा। सनस्पॉट बेसिकली टेम्पररी फिनोमिना होते हैं सन के फोटोस्फीयर में। ओके, सनस्पॉट्स आर temporary phenomena in the sun's photosphere that appears as spots darker than the surrounding areas। कभी कभी आपने देखा होगा सूरज में कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो बाकी जगहों से डार्क होते हैं, ज़्यादा डार्क इन कलर होते हैं। ओके, क्यों होते हैं ज़्यादा डार्क ये होते हैं? बिकॉज देयर सरफेस टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इनका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, इस कारण से डार्क नजर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, सन स्पॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, याद रखिएगा। ये सन के फोटोस्फीयर से रिलेटेड है। और क्या होता है कि कुछ स्पॉट्स डार्कर नजर आते हैं इन द सन दैन द सराउंडिंग एरियाज, डार्कर दैन द सराउंडिंग एरियाज। और क्यों आते हैं डार्कर? क्योंकि वो रीजन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, द टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन इज डिक्रीज एंड इस कारण से क्या होता है वहाँ पे कंसंट्रेशन कॉज होता है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का, दैन इनहिबिट कन्वेक्शन। ओके, तो क्यों डिक्रीज होता है टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ द इनहिबिटिंग कन्वेक्शन डिक्रीज हो जाता है, इस कारण से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एंड सनस्पॉट यूजुअली अपीयर इन अ पेयर ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक पोलैरिटी। ओके, तो सनस्पॉट जो होते हैं वो अकर करते हैं कैसे? इन द पेयर ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक पोलैरिटी। बस याद रखिएगा सनस्पॉट क्यों होते हैं, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कन्वेक्शन डिक्रीज हो जाता है, इस कारण से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और सोलर डायनामो क्या है? नेचुरली अकरिंग जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सन। याद रखिएगा इस फिनोमिना को सोलर डायनामो बोलते हैं। सोलर सुनामी जो है वो ट्रिगर करती है सनस्पॉट साइकिल को आफ्टर द ओल्ड वन एंड। तो सोलर सुनामी जो है वो ये करती है बार बार चीज़ों को, याद रखिएगा। सो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ओके,
नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अब स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया, तो मतलब यहाँ की न्यूज़ ख़त्म। दो न्यूज़ और बतानी है मुझे आपको। एक तो डोंगरिया खोंड्स कौन है? तो डोंगरिया खोंड्स बेसिकली आपको पहले बताया मैंने, ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, जो उड़ीसा में रहते हैं। डोंगरिया खोंड्स बेसिकली रिसाइड इन उड़ीसा, और वो किसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं नियमगिरी हिल्स की। तो नियमगिरी हिल्स की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? डोंगरिया खोंड कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं ये रहते हैं आपका उड़ीसा में, और ये नियमगिरी हिल्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ आपने पढ़ी थी, मैंने आपको बताई भी थी। तो उनको बहुत ज़्यादा डर है। डोंगरिया खोंड्स फियर दैट द recent invocation of the Forest Right Act is a pretext for mining companies to take over their beloved नियमगिरी हिल्स। तो उनको ये डर है कि जो माइनिंग कंपनीज है उसका फ़ायदा उठा करके उनके प्यारे नियमगिरी हिल्स को टेक ओवर कर लेंगे। तो बेसिकली दिस इज द फियर ऑफ डोंगरिया खोंड्स, नियमगिरी हिल्स। याद ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये डोंगरिया खोंड का। अब एक न्यूज़ और बतानी है मुझे आपको, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिट्ज़कर प्राइज़। ओके, तो प्रिट्ज़कर प्राइज़ जो इस साल का मिला है वो जापानीज़ आर्किटेक्ट को मिला है जिसका नाम है अराटा इसोजाकी। ओके, आइसोजाकी, अराटा आइसोजाकी या अराटा इसोजाकी, इनको मिला है, जापानीज़ आर्किटेक्ट है, इनको प्रिट्ज़कर प्राइज़ मिला है। प्रिट्ज़कर प्राइज़, इसको नोबल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नोबल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है प्रिट्ज़कर प्राइज़ को। तो याद रखिए किसको मिला इस बार? जापानीज़ आर्किटेक्ट अराटा इसोजाकी को मिला है। ओके, इंडिया की तरफ से किसको मिला था? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। सुलभ किसने बनाए थे? सुलभ जो सुलभ शौचालय और सुलभ कॉम्प्लेक्स आपने काफ़ी देखे होंगे, तो वो बनाने वाले को कौन थे, और उनमें से किसको बताना है आपको कि प्रिट्ज़कर प्राइज इंडिया की तरफ से किसको मिला है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जापानीज आर्किटेक्ट अराटा इसोजाकी को इस बार का प्रिट्ज़कर प्राइज मिला है। प्रिट्ज़कर प्राइज को ही नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।